Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and July to all my dear students. मैं सजाद हुसैन आपका टीचर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 के सोशल साइंस सिविक्स के चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, मतलब हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पता है कि पार्लियामेंट क्या काम करते हैं। पार्लियामेंट जो है हमारे लिए लॉ बनाता है, इसीलिए पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेचर कहते हैं। लेजिस्लेचर मतलब वो जो लॉ बनाता है। तो पार्लियामेंट जो है किसी भी लॉ को हम बना सकता है और किसी भी लॉ को चेंज भी कर सकता है। तो इस चैप्टर में ये हमें बताया गया है कि चैप्टर नंबर 3 में व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। तो क्लास 8 के आज हम सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। We in India pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and need for all democratic governments to have the consent of their citizens. We in India pride ourselves, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान में बैठने वाले लोग अपने आप पे फ़ख्र महसूस करते हैं। किस चीज़ पे? ऑन ए बीइंग ए डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान क्या है, हमारा इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड नीड फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स, मतलब आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अगर पार्लियामेंट में कोई भी डिसीजन जो लेता है, ठीक है, कोई भी डिसीजन मेकिंग का काम होता है, वहाँ पे लोगों को कैसे पार्टिसिपेशन दिया जाता है। ठीक है, अभी मान लो फॉर एग्जांपल हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, एमपीज़ को, मेंबर पार्लियामेंट को वोट दे के यहाँ से भेजते हैं कहाँ पे, लोकसभा में। तो लोकसभा में जाके वो क्या करता है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं, फिर हमारे लिए वो काम करते हैं। तो असल में लोकसभा में जो एमपी बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के 2 हाउस है, आपको ये चीज़ पता है। असल में जो लोकसभा में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो लोग हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? हमारा, मींस पीपल्स का। हमने वोट दे के उनको वहाँ पे दिया है। तो वहाँ पे जितने भी डिसीजन मेकिंग होगा, जितने भी बड़े बड़े फैसले लेंगे, जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और जितने भी काम होंगे, वो सब यहाँ पे लास्ट में लिखा है कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स। कंसेंट कहते हैं किसको? रजामंदी को। वो हिंदुस्तान के सिटीजन्स की रजामंदी के हिसाब से काम करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ से इलेक्शन दे के एमपी चुन के हम पार्लियामेंट में भेजते हैं। आप इस चीज़ को याद रख लो कि ताकि वो पार्लियामेंट में जाके हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। तो वो जितने भी एमपीज़ जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसीलिए उनको हम कहते हैं डिसीजन मेकर्स, जो फैसले करने वाले होते हैं। तो वो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो पहले यहाँ पे छोटे से पैराग्राफ में ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी जो है अपने आप पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या हुआ, ताकि हम जो है अपने लीडर को चुन के पार्लियामेंट में भेज सकते हैं और वो हमारे लिए लॉ बना सकता है। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में ये कहता है कि इट इज़ दिस एलिमेंट दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी एंड दिस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। In this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of constitution. इसलिए आज हम अगर पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट जो है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं? एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इम्पोर्टेंट इदारा है, एक इम्पोर्टेंट ऑफिस है, एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। क्या? पार्लियामेंट, जहाँ पे मैंने बताया लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। इस चैप्टर में वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे हिंदुस्तान के सिटीजन्स की मदद कैसे करते हैं, और हिंदुस्तान के सिटीजन्स जो है अपने डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो एमपीज़ होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, उनको इलेक्शन दे के वो चुन के वहाँ पे भेज देते हैं। तो इस चैप्टर में हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, कि पार्लियामेंट क्या होता है, वहाँ पे कितने हाउस होते हैं, पार्लियामेंट में डिसीजन मेकर्स किसको कहते हैं, लोकसभा में कौन बैठते हैं, राज्यसभा में कौन बैठते हैं,
और ये जो है हमारी डेमोक्रेसी के लिए इतना फ़ायदेमंद क्यों है, और पार्लियामेंट का जो है असल में काम क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो नीचे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा है वाई शुड पीपल डिसाइड। अब लोग फैसला क्यों करेंगे, वाई शुड पीपल डिसाइड, क्या फैसला क्यों करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है। इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हम सबको पता है कि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। प्रीसीडिंग दिस was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by ideas of freedom, equality and participation in decision making. अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाते हैं। इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोग जो है फ्रीडम स्ट्रगल्स में बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स भी, हिंदूज भी, क्रिश्चियंस भी, सिख्स भी, या जिन जो अमीर हो, गरीब हो, फार्मर हो, पीजेंट हो, एग्रीकल्चर का काम करने वाला हो, बिजनेसमैन हो, हर कोई ने किसी ने क्या किया, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग किया और लास्ट में हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे सब ने काम किया, किसके लिए स्ट्रगल किया, फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, इक्वालिटी के लिए, ताकि और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग मीन्स पार्लियामेंट में जाके काम करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे पार्लियामेंट जो हमारा था वो कौन चलाता था, ब्रिटिशर्स चलाता था, और उसमें राज और रूल किसका चलता था, ब्रिटिशर्स का चलता था। तो इसीलिए यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो उससे पहले हमने और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स ने इतने जिद्दोजहद करके आज़ादी हासिल करने की कोशिश क्यों किया, क्योंकि ताकि हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाए और हम जो है अपने डिसीजन मेकिंग, अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने एमपीज़ के ज़रिए, अपने पार्लियामेंट के ज़रिए, अपने लोगों के वोट के ज़रिए, न कि ब्रिटिशर के उसके अंडर बैठकर हम काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजंस दे टुक। अगर हम कॉलोनियल रूल की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, कॉलोनियल रूल क्या होता है, कॉलोनियल रूल होता है ब्रिटिश रूल। अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करेंगे जहाँ पे हमारा मर्जी नहीं चलता था, अंग्रेज़ों का मर्जी चलता था, तो या वह उस टाइम पे क्या था, हमारे हिंदुस्तान के लोग, इंडिया के लोग जो है ब्रिटिश से डरते थे, ठीक है। लेकिन दिल ही दिल में हमारे हिंदुस्तान के लोग 47 से पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे भी दिल ही दिल में क्या था, उनके साथ कोऑपरेट नहीं था, ठीक है, ब्रिटिश का साथ नहीं देना चाहता था। लेकिन ब्रिटिश के धमकियों से डरकर, ब्रिटिश के जो मतलब फियर से, ब्रिटिश के खौफ से, ब्रिटिश के डर से जो है वो ब्रिटिश के डिसीजंस पे जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं करता था। जो ब्रिटिश डिसीजन लेता था उसी पे वो यस सर कहता था। But they faced grave danger if they tried to criticize this decision. The freedom movement changed this situation. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. ठीक है, लेकिन जितने भी हिंदुस्तानी थे वो बेचारे आराम से ब्रिटिश के जितने भी जुल्म थे वो सब सह रहे थे, और ब्रिटिश जो डिसीजन लेता था उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। अंग्रेज़ों के टाइम पे हमारे हिंदुस्तान का ये सिचुएशन था। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लम्हात आते हैं कि नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स होते हैं, जो गांधी जी जैसे, नेहरू जैसे, मंगल पांडे, भगत सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद, इस तरीके से बहुत सारे लोग अपने जान की बाजी लगाकर क्या करता है, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता है और डिमांड करता है ब्रिटिश से कि हमें जो है अपना हक चाहिए, हम तुम लोगों के अंडर ज़्यादा अब नहीं रहेंगे। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to decision the budget and ask question. As far back अगर हम 1885 की बात करेंगे तो The Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask question. 1885 में हिंदुस्तान का जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने क्या किया, डिमांड किया कि देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन ए लेजिस्लेचर
विथ ए राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, 1885 में हिंदुस्तान के जो पार्टी था, जो सबसे सीनियर मोस्ट पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ पे सारे मजहब के लोग जो है काम करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, डिमांड किया ब्रिटिश से, ठीक है, हमें जो है लेजिस्लेचर में, हमें आपके जो है पार्लियामेंट में हिस्सा चाहिए, हमें वहाँ पे जो है इलेक्टेड मेंबर्स का हिस्सा चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता था कि वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते थे सब ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेंबर्स होते थे। ब्रिटिश के टाइम पे जो पार्लियामेंट था, हमारे हिंदुस्तानी जो मेंबर्स था, हिंदुस्तानी जो लोग था, उनके लिए कोई जगह नहीं था। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यही डिमांड किया कि भाई साहब हमें जो है पार्लियामेंट में जगह चाहिए, हमें भी इलेक्शन लड़ना है और हमें भी आपके साथ वहाँ पे बैठ के काम करना है, ताकि हम बजट पे हिंदुस्तान के पैसों पे जो कितना खर्चा पानी होता है उस पर डिस्कस कर सकें और वहाँ पे हम क्वेश्चन भी आपको पूछेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को ये लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमारे पार्लियामेंट में जो है गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमें जो है हिंदुस्तान के लोगों को या हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में जाके एक्शन लेना है और उसी पे काम करना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 allowed for some elected representation. While this early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बनाया किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जहाँ पे बेचारे हिंदुस्तानी कुछ लोगों को जो है पार्टिसिपेशन दिया जाता था। ठीक है, चलो ब्रिटिश ने बताया चलो आपका डिमांड है लेजिस्लेचर में आपको हिस्सा दें, पार्लियामेंट में आपको जगह दें, तो चलो ठीक है हम एक एक्ट बनाते हैं। यही कहकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसका नाम था, वहाँ पे कुछ हमारे हिंदुस्तान के लीडर्स को क्या दिया, रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में, मीन्स पार्लियामेंट में जगह दिया। लेकिन while these early legislatures under the British government were in response to growing demands of nationalists, ब्रिटिश जो है इन डिमांड से तंग आ चुका था, बार बार डिमांड करते थे नेशनलिस्ट और फ्रीडम फाइटर्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, वो बार बार ये डिमांड करते थे कि हमें जो है असेंबली में जगह चाहिए, हमें लेजिस्लेचर में जगह चाहिए, हमें पार्लियामेंट में जगह चाहिए। तो इसी बार बार जो इन्होंने जो डिमांड किया, इसी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश ने कहा चलो ठीक है 1909 में आप लोगों में से कुछ हिंदुस्तानीज़ को हम रिप्रेजेंटेशन मतलब जगह दे देते हैं, किसमें, पार्लियामेंट में, मीन्स लेजिस्लेचर में। They did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे हिंदुस्तानी वोट करेंगे। ब्रिटिश ने चूज़ किया कि सिर्फ कुछ हिंदुस्तानी जो है हमारे लेजिस्लेचर में हमारे साथ बैठ के काम कर सकते हैं, कुछ ही वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे साथ बैठ के काम कर सकते हैं, सारे हमारे साथ बैठ के काम नहीं कर सकते हैं, सारे जो है वोट नहीं कर सकते। तो ब्रिटिश ने क्या किया, 1909 में कुछ लीडर्स को चुन चुन के अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने ब्रिटिश के कंफर्ट के हिसाब से, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के हिसाब से जो है कुछ लोगों को हिंदुस्तान में क्या किया, जगह देकर उनके डिमांड्स को सुनने के लिए तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे किस तरीके से अंग्रेज़ों के, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू रीड इन चैप्टर 1 द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल for freedom left little doubt in the minds of nationalists that all person in independent India would be able to participate in making decisions. जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा डियर स्टूडेंट्स की द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल का जो एक्सपीरियंस था, जो ब्रिटिश के टाइम पे जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल्स को जो कुछ लगा, ठीक है, चलो हमने यूं तुम करके आज़ादी तो हासिल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन क्या हम आज़ाद होने के बाद भी हमारे हिंदुस्तान में सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग में हिस्सा मिलेगा? ठीक है, तो यही शक था कि फॉर एग्जांपल हिंदूज़ को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सबको बराबर का राइट्स क्या मिलेगा हमारे हिंदुस्तान में। तो फ्रीडम स्ट्रगल्स जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे तो उस वक़्त उनको कहीं ना कहीं ये शक था कि हम आज़ाद होने के बाद भी कहीं हम जो क्या होगा, क्या आज़ाद होने के बाद भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या सारे लोगों को पार्लियामेंट में जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि विद द कमिंग ऑफ, ये चीज़ जो है उनकी दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा था, आज़ाद तो हम हो जाएंगे, ठीक है, आज़ादी के समय लड़ रहे थे, आज़ाद तो हम हो जाएंगे, तो क्या आज़ाद होने के बाद सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग में, मीन्स पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में जगह मिलेंगे? क्या समाज के हर सदस्यों को जगह मिलेंगे? विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ
free country. This did not mean that government could be what it felt like. It means that government had to be sensitive to people needs and demands. ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल्स, ठीक है, जो आज़ादी हासिल करने वाले लोग कहते हैं कि अगर हम आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है, जब हम आज़ाद हुए या हम हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है आज़ाद हो जाएंगे तो किसका गवर्नमेंट बनेगा, ब्रिटिश का गवर्नमेंट रहेगा, नहीं रहेगा, हमारे हिंदुस्तान का अलग गवर्नमेंट बनेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो हम आज़ाद होने के बाद हमारे हिंदुस्तान का गवर्नमेंट बनेंगे, हम इलेक्शन देके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, ब्रिटिश की तरह कोई भी जालिम बादशाह यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो क्या आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट अपनी मर्जी कर सकते हैं, पब्लिक के ऊपर जुल्म कर सकते हैं? ठीक है, गवर्नमेंट ये सोचेंगे अब तो हम आज़ाद हैं, अब हम हिंदुस्तानियों के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट को काम करना है पब्लिक के डिमांड्स और नीड्स के हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं कि हम अब ब्रिटिश से आज़ाद हो गए तो फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुकूमत आया तो कांग्रेस अपने मनमानी से कुछ भी करेंगे या बीजेपी अपने मनमानी से कुछ भी करेंगे। हम आज़ाद हो गए तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेंगे। हम आज़ाद हो गए इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जो है पीपल की नीड्स और डिमांड्स को मद्देनज़र रखकर काम करना है। इसके बाद कहते हैं कि द ड्रीम्स एंड aspirations of freedom struggle were made it concrete in the Constitution of India, independent India, that laid down the principles of universal adult suffrage, that is all adult citizens of the country have the right to vote। तो इसी सिलसिले में, ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगल्स था, जो नेहरू, गांधी और अंबेडकर, पटेल था, ठीक है, इन लोगों ने ये सोचा हम आज़ाद तो हो जाएंगे लेकिन आज़ाद होने के बाद हमारा मकसद ये रहेगा कि हिंदुस्तान के समाज के हर सदस्यों को, ठीक है, हिंदुस्तान के समाज के, इंडिया के समाज के मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, किसी भी मजहब के, किसी भी ज़ात पात के, हर किस्म के रंग व नस्ल के लोगों को सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए। यही सोचकर इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो हमारा आइन बना, उसमें मजबूती से हमारे लिखा कि हर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स हर बालिग इंसान, हर 18 साल के बाद जो भी इंसान होता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी रंग व नस्ल का हो, वो सब हिंदुस्तान के इलेक्शन में जो है अपना वोट दे सकता है, ताकि क्या हो जाए, हिंदुस्तान में सब लोग जो है बराबर हो जाए। यही सोचकर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इन चीज़ों को इंक्लूड किया, ताकि ब्रिटिश की तरह आज़ाद होने के बाद भी हिंदुस्तान में कोई जुल्म न रह जाए। हिंदुस्तान की सोसाइटी को इक्वालिटी बनाने के लिए हमारे लीडर्स ने इतने सारे मेहनत किए और सबके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज़ राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स तमाम बालिग इंसानों को 18 साल के बाद जो है वो वोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए आप इस चीज़ को पढ़िए और समझिए। जो भी क्वेश्चन आपको होते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।